जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, तथा उसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं तथा जो स्टैटिक जीके हैं उनको भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तथा जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं वो भी इसमें कवर होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तथा वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है क्वेश्चन को कि आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी। यानी कि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश की राजधानी होती थी वो कौन सी होती थी। तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शंस हैं नैनीताल, प्रयाग, लखीमपुर खीरी तथा कन्नौज। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी। क्योंकि दोस्तों उस समय उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड एक ही थे, तो नैनीताल उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, आपका आज का जो अगला प्रश्न है कि बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी में जो बिरहा है इस मतलब अलगाव होता है, ये आपको ध्यान देना है। और यह शैली जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों और मजदूरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो बिरहा है यह उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है तथा बिहार के किसान और मजदूरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है कि बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, इसमें आपके ऑप्शंस जो हैं बनारस, मेरठ, लखनऊ तथा कन्नौज। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ को बाघों का शहर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो दशहरी आम है, दशहरी आम के लिए लखनऊ जाना जाता है। लखनऊ का एक क्षेत्र है मलिहाबाद, जहाँ का मलिहाबादी आम तथा उसे ही दशहरी आम को पूरे रूप में जानते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान देनी है कि जो लखनऊ है आपका, वहाँ की चिकन की कढ़ाई के काम के लिए भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो लखनऊ है उसके बीचों बीच से गोमती नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपका अगला जो प्रश्न है कि प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है। यानी कि दोस्तों, आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है। यानी कि दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये समझना है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन, यानी कि जो नदियाँ बहती हैं उससे सबसे अधिक जो प्रभावित होती हैं, यानी कि जो नदियाँ अपना कटाव करती हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके जो ऑप्शंस है झांसी, आगरा, मथुरा तथा इटावा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी, यानी कि इटावा सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको ध्यान देना है। जो इटावा है यह क्षेत्र दिल्ली कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। जो इटावा है यह राष्ट्रीय राजधानी, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और इटावा का जो पुराना नाम है वो इष्टिकापुर है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपका अगला जो प्रश्न है कि नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा कि नृत्य की कौन सी शैली है जो उत्तर प्रदेश की देन है। तो दोस्तों, आपके जो ऑप्शंस है बिहू, कथक, सत्रिया तथा बथकम्बा। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि कथक जो शैली है वो उत्तर प्रदेश की देन है। तथा अन्य जो आपके ऑप्शंस है, बिहू जो है वो आपका असम का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको ध्यान देना है। तथा सत्रिया भी असम का ही लोक नृत्य है। तथा बथुकम्बा जो है ये आपका तेलंगाना का ही, ये आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, यानी कि आपका जो कथक नृत्य है, ये आपको ध्यान देना है कि अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। यानी कि इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो आपका वाजिद अली शाह जी को माना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज जो कि अच्छन महाराज जी के बेटे हैं, इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वो इस प्रकार हैं कि 25%, 20%, 30% तथा 18%। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है उसका 20% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ध्यान देना है कि गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में प्रथम है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से भारत के धान का कटोरा जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्तमान में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है वो मुजफ्फरनगर में स्थित है। तथा अन्य जो स्टेडियम है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण, वो आपको ध्यान देना है कि जो इकाना स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है तथा वह लखनऊ में स्थित है। और आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है कि मुजफ्फरनगर जो है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, यानी कि जो मुजफ्फरनगर है यह एनसीआर का भाग है, ये आपको ध्यान देना है। तथा इसे भारत का चीनी बाउल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है चुनार जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके जो ऑप्शंस है कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, बर्तन उद्योग तथा खिलौना उद्योग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि चुनार जो है वो मिर्जापुर में स्थित है, यानी कि चुनार मिर्जापुर जिला का भाग है तथा उत्तर प्रदेश में खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बुलंदशहर जिले के खुर्जा में पारंपरिक भारतीय मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं कि इलाहाबाद में, झांसी में, कौशाम्बी में तथा जौनपुर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में हुए थे, ये आपको ध्यान देना है, शहीद हुए थे। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी थे इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1906 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। तथा इनका जो जन्म स्थान था वह मध्य प्रदेश का भावरा गांव था, ये आपको ध्यान देना है। तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 27 फरवरी 1931 को 24 वर्ष की आयु में हो गई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि गंगा जमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं कि मिलन, संगम, प्रवाह तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका तो वैसे अधिकांशतः आदमी जानता है कि इसका सही आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि गंगा यमुना जो नदियां हैं इनका मिलन उत्तर प्रदेश के संगम के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इनका मिलन होता है। तथा इसके साथ साथ अद्री से जो सरस्वती है उसका भी मिलन होता है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो आपका रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी और महानंदा, ये आपको ध्यान देना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज तथा मथुरा। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो वर्तमान में फिरोजाबाद है यह कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि बरेली जो जिला है उत्तर प्रदेश का यह माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तथा कानपुर विश्व में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान देना है। तथा मेरठ अपनी कैंची के लिए खेल के सामान और गजक यानी कि मिठाई, जो इस एक गजक नाम की मिठाई है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ भारत के खेल राजधानी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है।
तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, कोसी तथा ऑप्शन डी आपका है सरयू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी यानी कि सरयू नदी हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि अयोध्या जो नगर है वह सरयू नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि घाघरा जो है, घाघरा, सरजू तथा शारदा इसी नदी के अन्य नाम है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सरयू, घाघरा, शारदा तथा आपका अन्य बहुत से नाम हैं इसके, तो आपको ध्यान देना है कि घाघरा, सरजू तथा शारदा इसी के नाम हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब यह जो हिमालय से निकलकर उत्तर भारत की गंगा के मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा मिल जाती है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जो सरयू नदी है यह आपका बलिया और छपरा के बीच में गंगा मिल जाती है और अपने ऊपरी भाग में जहाँ इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। यह काफ़ी दूर तक भारत, उत्तराखंड राज्य और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शंस है वो है भावर, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र तथा ऑप्शन जो डी है इसमें इनमें से कोई नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपके जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तराई क्षेत्र जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो तराई क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग को भावर क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और तराई क्षेत्र की भूमि के अंदर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परतें लगती हैं, यहाँ पर जल स्तर बहुत ऊपर है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 14वां नंबर कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है और आपको ये क्वेश्चन याद भी करके जाना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो जो आपके ऑप्शंस है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, पीलीभीत वन्यजीव विहार, कानपुर पक्षी अभ्यारण्य तथा ऑप्शन जो डी है इसमें आपका वो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका ऑप्शन ए यानी कि चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी कि बिहार है, वह उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वन्यजीव विहार के रूप में स्थापना इसकी हुई थी। अब दोस्तों आपको 2-3 और वन्यजीव विहार जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना है कि कैमूर जो वन्यजीव विहार है यह मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है तथा सुहेलवा वन्यजीव विहार जो है वो बलरामपुर तथा गोंडा में है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो आपके ऑप्शंस है समस्तीपुर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि नवाबगंज जो पक्षी विहार है वह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इससे संबंधित जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वह सारस, इसी को क्रोच भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह मछली पर धनुष और तीर की आकृति है, ये आपको ध्यान देना है। आपका अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में तथा प्रयागराज में। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ललितपुर होगा, ये आपको ध्यान देना है। ये उत्तर प्रदेश के यूरेनियम जो है वो उत्तर प्रदेश के मात्र ललितपुर जिले में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि हीरा जो है वह बांदा तथा मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना जो है वो आपका शारदा और रामगंगा की जो रेत है उसमें पाई जाती है तथा परसोई क्षेत्र जो कि सोनभद्र में है तथा ललितपुर के बेरवार क्षेत्र में भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यूरेनियम तो आपको पता ही है कि ललितपुर में पाया जाता है तथा चूना पत्थर जो है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि गुरुमा, कनाच, बासुहारी में ये 3 स्थान है मिर्जापुर के, वहां से पाए जाते हैं तथा कजराहट है सोनभद्र, वहां से चूना पत्थर पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन 2 किस्मों की उत्पादन होती है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से दशहरी और चौसा की किस्मों का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि अल्फांसो ऐसा आम है जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है भारत से और यह महाराष्ट्र में पैदा होने वाला आम है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो है चित्रकूट, बांदा, सुल्तानपुर तथा कानपुर।
तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय था, वह आपका चित्रकूट में खोला गया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है, वह लखनऊ में स्थित है तथा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है, वह अयोध्या में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश के नरौरा जो कि बुलंदशहर का एक शहर है, वहाँ पर स्थित है आपका परमाणु विद्युत केंद्र, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों अगला जो आपका ये ध्यान देना है आपको कि पनकी परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कानपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आज आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी कि द्विसदनात्मक आपका व्यवस्था है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहली विधानसभा है तो दूसरी कौन सी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस के हिसाब से इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विधानसभा तथा विधान परिषद जो राज्य की होती हैं वो आपको ध्यान देना है, तथा जो केंद्र में होता है वह लोकसभा तथा राज्यसभा होता है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है तथा विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वह राज्यसभा के जैसे विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि विधान परिषद का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में है, ये आपको ध्यान देना है। और वर्तमान में विधान परिषद वाले 6 राज्य जो हैं वो आपके हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी वीडियो, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों।